हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। तो आज का जो हमारा प्रीमिक्स है पॉलिटी का प्रीमिक्स है। और जैसे कि कल हमने बात की थी कि हम आज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कुछ स्कीम्स और इनिशिएटिव्स रिलेटेड, क्योंकि काफ़ी समय से हम स्टैटिक टॉपिक्स ही पढ़ रहे थे, तो कुछ थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स रिलेटेड भी डिस्कस कर लेते हैं। तो स्कीम्स और इनिशिएटिव्स रिलेटेड आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो बेसिक सी बात की जा रही है यहाँ पर आपके ऑल इंडिया कोटा के बारे में। आपने रिसेंटली ही ये टर्म सुनी होगी, नीट एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है जी, कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पर आपको दी गई हैं, 3 स्टेटमेंट्स हैं, बताना है इनमें से कौन कौन स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं। 4 कोड्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। पहली स्टेटमेंट में कह रहे हैं जो स्कीम है, ऑल इंडिया कोटा स्कीम है, ये इंट्रोड्यूस की गई थी 1986 में एज पर द डायरेक्टिव्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सेकंड में कह रहे हैं जो आपकी ये स्कीम है ऑल इंडिया कोटा, इसमें आपकी 50% बेसिकली टोटल अवेलेबल सीट्स रहती हैं, अंडर ग्रेजुएट सीट्स और पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में। और थर्ड में कह रहे हैं कि जो आपकी डीम्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज रहेंगी, ESIC रहेगी, आर्म्ड फोर्सेज रहेंगे, वहां पर आपकी 100% सीट्स जो रहेंगी वो AIQ के अंडर वहां पर रिजर्व रहेंगी। तो ये 3 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, थोड़ा सोचिए, करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बेसिकली ये जो ऑल इंडिया कोटा है, तो उससे रिलेटेड जो 3 स्टेटमेंट्स हैं, इसमें आपकी फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट ही यहां पर करेक्ट है। सेकंड में जो बात की गई है, ये जो परसेंटेज आपको दी गई है, गलत है, डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिक सी जो ये स्कीम इंट्रोड्यूस की गई थी 1986 में की गई थी सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव के बाद। अब ये जो ऑल इंडिया कोटा है, समझने की जरूरत है किस तरीके से ये एप्लीकेबल रहता है। जितने भी आपके बायोलॉजी बैकग्राउंड वाले रहेंगे, जिन्होंने नीट एग्जाम दिया होगा, उनको तो शायद इस चीजों के बारे में काफी क्लैरिटी रहेगी। बट जो नॉन बायो बैकग्राउंड के हैं या जिनको इसके बारे में नहीं पता, कि जनरली आपके कुछ स्टेट की यूनिवर्सिटीज रहती हैं जहां पर आपके डॉक्टरी की पढ़ाई होती है, ठीक है जी, डेंटल कॉलेजेस रहते हैं, मेडिकल कॉलेजेस रहते हैं, वो कुछ आपके स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होते हैं, कुछ होते हैं आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर। तो जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर रहते हैं, वहां पर आपकी कुछ सीट्स, कुछ क्या बल्कि मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स जो रहती हैं वो स्टेट डोमिसाइल के लिए वहां पर रिजर्व करके रखी जाती हैं। उसके अलावा जो आपका कुछ परसेंटेज रहता है वो आता है आपका ऑल इंडिया कोटा में। अब ये जो ऑल इंडिया कोटा है, सेंट्रल जो आपकी इस तरीके की यूनिवर्सिटीज रहेंगी, वहां पर आपकी जितनी भी सीट्स रहेंगी वो AIQ के अंडर ही रहेंगी। तो बेसिक सी जो ये स्कीम थी ऑल इंडिया कोटा, तो ये ऐड की गई थी स्टेट यूनिवर्सिटीज के लिए, स्टेट के जितने भी इस तरीके के कॉलेज रहेंगे स्टेट गवर्नमेंट के अंडर, कि उसमें इन्हें ऐड करना जरूरी है, ताकि अगर यहां पर जो आपका डोमिसाइल फ्री मेरिट बेस्ड जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो प्रोवाइड की जा सकेंगी। कि किसी और स्टेट का, अगर वहां पर मान लीजिए गुजरात स्टेट का कोई आपका ऐसे बहुत पढ़ने में अच्छा बच्चा है, जो कि नीट एग्जाम में बहुत अच्छा उन्होंने स्कोर किया है, उन्हें लगता है कि वो किसी और उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ना चाहते हैं, तो इस AIQ के चलते अगर उन्हें लगता है उन्होंने मेरिट वहां पे स्कोर की है, तो ऑल इंडिया कोटा के चलते वहां पर अपनी सीट वहां रजिस्टर करवा सकते हैं। तो ये बेसिक सा जो आइडिया था वो यही था कि हर एक जितने भी एस्पिरेंट्स हैं आपके मेडिकल फील्ड के, उन्हें किसी भी कॉलेज में जाके एडमिशन लेने का सिर्फ अपॉर्चुनिटी तो प्रोवाइड की जा सके। ठीक है जी, तो यही चीज यहां पर रखी भी गई इस कोटे के थ्रू। तो बेसिकली जो आपका ऑल इंडिया कोटा है, इसमें आपकी 15%, जो कि हमने बात भी की थी सेकंड स्टेटमेंट में, जो आपका इनकरेक्ट था, कि जो अंडर ग्रेजुएट सीट्स रहेंगी जो स्टेट गवर्नमेंट के यहां पर रहेंगी, उसमें से आपका 85% किसके लिए रहेगा, स्टेट के लिए रहेगा, स्टेट डोमिसाइल वालों के लिए रहेगा, और जो 15% है वो वहां पर रहेगा आपका AIQ के लिए। ठीक है जी, और जो आपकी 50% इसमें रखती हैं पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स के लिए, 15% अंडर ग्रेजुएट के लिए, 50% आपकी पोस्ट ग्रेजुएट के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में। ठीक है जी। तो इनिशियली क्या है कि AIQ के अंदर कोई रिजर्वेशन स्कीम नहीं रखी गई थी 2007 तक। 2007 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि AIQ की जितनी सीट्स हैं, जो ऑल इंडिया कोटा की सीट्स हैं अपनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में और जो स्टेट यूनिवर्सिटीज के जो कॉलेजेस हैं उनमें, वहां पर 15% जो सीट्स हैं वो आपकी SCs के लिए रहें, 7.5% आपकी STs के लिए रहें। ठीक है जी। फिर रिसेंटली ही जो हमारी यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री उन्होंने अनाउंस किया 27% सीट्स आपकी जाएंगी किसके लिए, OBCs के लिए, और 10% कोटा आपका रखा गया है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए इन द ऑल इंडिया कोटा स्कीम। किसके लिए, अंडर ग्रेजुएट एज वेल एज पोस्ट ग्रेजुएट आपके मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के लिए, जो कि आपके 2021-2022 से शुरू हो जाएंगे। मतलब ये वाला जो आपका बैच है यहां पर आपके एप्लीकेबल रहेगी। तो यही चीज आपसे क्वेश्चन में पूछी भी गई थी, इंपॉर्टेंट है इस तरीके की इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आई होप आपने करेक्टली मार्क की हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, बात हो रही है नेशनल एडिबल ऑयल मिशन, ऑयल पाम। अब इससे रिलेटेड आपको कुछ स्टेटमेंट्स यहां पर दी गई हैं, बताना है इनमें से कौन कौन सी यहां पर करेक्ट हैं। 4 कोड्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। पहले में कह रहे हैं ये जो इनिशिएटिव है इसके चलते ये एम रखा गया है, ऑब्जेक्टिव रखा गया है कि सेल्फ रिलायंस यहां पर अचीव करनी है इन द एडिबल ऑयल बाय प्रमोटिंग द कल्टीवेशन ऑफ द पाम।
सेकंड में कह रहे हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। थर्ड में कह रहे हैं ये जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उनके द्वारा ये इनिशिएटिव यहां पर शुरू किया गया है। तो ये 3 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, थोड़ा सोचिए, करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बेसिकली यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपकी पहली स्टेटमेंट ही गलत है, करेक्ट है, जहां पर आपको इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव बताया गया है। सेंट्रली सेक्टोरल स्कीम नहीं है, इसमें आपकी दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन रहेगी, और ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का नहीं है, ये हमारी एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है। तो ये आपकी यहां पर सिर्फ पहली स्टेटमेंट ही करेक्ट हुई। डिस्कस कर लेते हैं कुछ चीजें इससे रिलेटेड। तो इंडिया की जो 2/3 नीड्स हैं एडिबल ऑयल की, वो हम इंपोर्ट से पूरी करते हैं। तो अब जरूरत है इंडिया को कि अपना एडिबल ऑयल यहीं पर तैयार किया जाए, तो उसी के लिए ये स्कीम यहां पर लागू की गई है, ताकि जो ये इतना बड़ा इंपोर्ट का ये जो बर्डन है एडिबल ऑयल का, इसे यहां पर रिड्यूस किया जा सके और इंडिया को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। ठीक है जी। तो बेसिक सी जो बात की थी आपकी स्टेटमेंट में भी, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की जो आपकी मिनिस्ट्री है उनके द्वारा इंप्लीमेंट की जाएगी। क्या क्या चीजें यहां पर रखी गई हैं कि बेसिकली जो आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं और जो हमारा अंडमान एंड निकोबार है उन पर ज्यादा यहां पर फोकस रहेगा, क्योंकि वहां का जो एनवायरमेंट है वो काफी फेवरेबल है आपकी पाम की प्रोडक्शन के लिए। ठीक है जी। उसके अलावा यहां पर जो आपके फार्मर्स रहेंगे उन्हें यहाँ पर एश्योर्ड फिक्स प्राइस जैसे कि आपका एमएसपी रहता है वो ऑफर किया जाएगा, और अगर किसी प्रकार की फ्लक्चुएशंस रहती हैं तो जो डिफरेंस प्राइस रहेगा आपके मॉडल प्राइस और एमएसपी में, वो भी सरकार द्वारा यहाँ पर फार्मर्स को पे किया जाएगा। पूरी जो वैल्यू चेन है आपकी फ्रॉम फार्म टू फॉर्क, वो बेसिकली आपके इस स्कीम के चलते वहाँ पर स्ट्रेंथन करने की कोशिश की जाएगी। और जैसे कि अगर हम बात करें कि जिस तरीके से जो आपकी बेसिकली आउट माइग्रेशन हो रही है मेजर सिटीज़ में, कि लोग गाँव से आपके मेजर सिटीज़ में जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट ढूंढने के लिए, तो इस तरीके की जो प्रोसेसिंग यूनिट्स इसमें स्थापित की जाएंगी वो रिमोट रीजन्स में की जाएंगी, ताकि आपकी जो ये आउट माइग्रेशन है उसको भी थोड़ा यहाँ पर रोक लगाई जा सके। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, प्रीलिम्स के हिसाब से तो हैं, बट साथ साथ मेंस आंसर राइटिंग में भी आप ये पॉइंट्स कोट कर सकते हैं अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन वहां पर आ जाए। ठीक है जी। उसके अलावा जो सेंटर का शेयर यहां पर बात हुई थी 80.11% सेंटर की तरफ से रहेगा, और सेंटर जो आपका जो स्टेट सरकार रहेगी वो उनका 19.89% रहेगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपने करेक्टली मार्क किया हो इस क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। अब इससे रिलेटेड आपको यहां पर कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बताना है इनमें से कौन कौन स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट हैं। 4 कोड्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। पहले में देख रहे हैं कि स्टेट ऑफ द आर्ट टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अपने डिफेंस इंडस्ट्री की स्थापना की बात की गई है। सेकंड में कह रहे हैं ये जो स्कीम है प्रमोट करेगी पार्टनरशिप किसके बीच में, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर भी, ताकि जो डिफेंस टेस्टिंग कैपेबिलिटी है उसे एनहांस किया जा सके। और जो ये स्कीम है कि बेसिस जो बात रखी गई है इंप्लीमेंटेशन की, कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा की जाएगी इन कॉपरेशन विद द प्राइवेट एंटिटीज ओनली। ठीक है जी। तो ये अब आपको 3 स्टेटमेंट्स यहां पर दी गई हैं, बताइए इनमें से कौन कौन सी आपकी यहां पर करेक्ट हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बेसिकली यहां पर फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट ही आपकी करेक्ट है। पब्लिक प्राइवेट सेक्टर दोनों की ही पार्टनरशिप यहां पर इंश्योर करने की बात की गई है, बट जो यहां पर आपकी कोऑपरेशन की बात की गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट एंटिटीज के साथ ही कोऑपरेट करेगी और इंप्लीमेंट करेगी, तो ये स्टेटमेंट आपकी यहां पर गलत है। ठीक है जी। डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में कि जो स्कीम है 2020 में आपकी लॉन्च की गई थी, 400 करोड़ का आउटले यहां पर सेट किया गया था, जिसके चलते स्टेट ऑफ द आर्ट टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हम तैयार करेंगे डिफेंस इंडस्ट्री के लिए। ठीक है जी। तो बेसिकली यहां पर क्या है 6 to 8 नई टेस्ट फैसिलिटीज वहां पर स्थापित करने की बात की गई है अगले 5 सालों में। और ये यहां पर किस तरीके से हेल्प करेगी कि जो हमारी डिफेंस प्रोडक्शन है, डिफेंस इक्विपमेंट्स की जो प्रोडक्शन है उसे इंडिजीनियस बनाना है, कि इतना सारा जो इंपोर्ट किया जा रहा है मिलिट्री इक्विपमेंट, तो उसे यहां पर कम करना है। और वही बात आ गई आत्मनिर्भर भारत वाली, वो भी आपकी इसी स्कीम में रहेगी। ठीक है जी। तो बेसिक सी बात करें फंडिंग के बारे में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां पर जो 75% फंडिंग रहेगी वो प्रोवाइड की जाएगी किसके द्वारा, आपकी सरकार द्वारा, केंद्रीय सरकार द्वारा, ग्रांट इन एड के फॉर्मेशन में। ठीक है जी। जो बाकी का 25% बचता है उसके लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल है। अब उसमें क्या रहेगा, आपकी इंडियन प्राइवेट एंटिटीज भी रहेंगी और साथ के साथ स्टेट गवर्नमेंट्स भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं इस पर्टिकुलर 25% में अपना बेसिकली कंट्रीब्यूशन देने के लिए। ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ इसमें प्राइवेट एंटिटीज नहीं, साथ साथ आपकी स्टेट गवर्नमेंट्स भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो फंडिंग से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें रहती हैं किसी भी स्कीम से रिलेटेड, ये चीजें तो आपको बिल्कुल क्लियर होनी ही चाहिए। ठीक है जी। तो आई होप आपने करेक्टली मार्क किया हो।
फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तपस इनिशिएटिव के बारे में यहां पर बात हो रही है, दी गई हैं। दोबारा से आपको दो स्टेटमेंट्स बताना है, इनमें से कौन कौन स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट हैं। 4 कोड्स आपको यहां पर प्रोवाइड किए गए हैं। पहले में कह रहे हैं ये आपका तपस इज अ मूक, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म, जिसमें कोर्स मटेरियल आपका जैसे कि फिल्म, लेक्चर्स या फिर स्टडी मटेरियल यहां पर प्रोवाइड किया जाएगा। सेकंड में कह रहे हैं जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उनकी जो मिनिस्ट्री है उनके द्वारा ये इनिशिएटिव यहां पर लॉन्च किया गया है। तो दो स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, बताइए इनमें से कौन कौन स्टेटमेंट्स आपकी यहां पर करेक्ट हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बेसिकली जो तपस है करेक्टली बताया गया है। ओपन ऑनलाइन कोर्स का ये जो प्लेटफॉर्म यहां पर तैयार किया जा रहा है, जिसमें आपके इस तरीके के लेक्चर्स जो कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स या फिर ई स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, ये बिल्कुल सही बात है। बट ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इनिशिएटिव नहीं है। ये किसका इनिशिएटिव है डिस्कस कर लेते हैं, बट उससे पहले यहां पर करेक्ट ऑप्शन मार्क कर लेते हैं। ए ऑप्शन आपकी करेक्ट ऑप्शन हुई। तो बेसिकली ये रहा आपका इनिशिएटिव नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर आता है। मेन ऑब्जेक्टिव यहां पर क्या है कि कोर्स मॉड्यूल्स यहां पर तैयार करने हैं, जिसके चलते आपके यहां पर क्या किया जाएगा, नॉलेज इंपार्ट की जाएगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहां पर स्किल सेट बढ़ाया जाएगा फॉर द कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर द ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। तो बेसिक सी बात करें, यहां पर जितने भी एक्सपर्ट सब्जेक्ट्स रहेंगे वो लेक्चर्स अपना प्रोवाइड करेंगे, बट किस चीज के ऊपर प्रोवाइड किया जाएगा वो चीज इंपॉर्टेंट है कि बेसिक से जो 5 कोर्सेज यहां पर तैयार करने की बात की जा रही है वो है आपके ड्रग सब्सटेंस अब्यूज प्रिवेंशन, फिर आती है बात आपकी एल्डरली केयर के बारे में, फिर बात आती है केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ डिमेंशिया, फिर है आपके ट्रांसजेंडर इश्यूज के बारे में, और है आपका कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन सोशल डिफेंस इश्यूज। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपको भी स्टेटमेंट के तौर पे वहां पर पूछ ली जा सकती है कि कौन कौन से किस तरीके के कोर्सेज आपके तपस इनिशिएटिव में ऐड किए जाएंगे। तो यही इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो आई होप आपने करेक्टली मार्क किया हो। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। जरूर सुना होगा आपने, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके लिए। तो यहां पर अब आपको 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बताना है इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट हैं। ठीक है जी। तो 4 कोड्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। पहली स्टेटमेंट में कह रहे हैं ये जो स्कीम है ये क्या करती है, ये यहां पर ऑब्जेक्टिव रख रही है कि जो आपके स्टार्टअप्स हैं उन्हें प्रोवाइड करनी है फाइनेंशियल असिस्टेंस एट द अर्लियर स्टेजेस। सेकंड में कह रहे हैं कि एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी की स्थापना की जा चुकी है, किसके द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ताकि जो ये आपकी स्कीम है इसे एग्जीक्यूट भी किया जा सके और मॉनिटर भी किया जा सके। और थर्ड में फिर एलिजिबिलिटी के बारे में बात हो रही है कि जो स्टार्टअप जो कि आपके इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, इनकॉर्पोरेट हो चुका है, बट नॉट मोर देन 2 years अगो एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, वो एलिजिबल है यहां पर फंडिंग के लिए। तो ये आपको 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं इस पर्टिकुलर स्कीम से रिलेटेड। थोड़ा सोचिए, करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बेसिक सी जो बात है वो क्या है कि तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स यहां पर बिल्कुल करेक्टली बताई गई हैं। ठीक है जी। तो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, तो बेसिक सी जो बात यहां पर क्या रखी जा सकती है, और कि INR कितना रखा जा रहा है, 945 करोड़ का प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि जितने भी आपके ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो कि बहुत ही अर्ली स्टेजेस पर, जहां पर आपको प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट रखना पड़ता है, प्रोटोटाइप की डेवलपमेंट करनी पड़ती है, प्रोडक्ट ट्रायल्स करने पड़ते हैं, मार्केट में एंट्री करनी पड़ती है, कमर्शलाइजेशन करनी पड़ती है, तो इन सभी चीजों के लिए आपके वहां पर फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी। अब जनरली क्या रहता है, जो आपके एंजल इन्वेस्टर्स रहते हैं वो इन सभी स्टेप्स के बाद फंडिंग प्रोवाइड करते हैं कि जी हाँ आपको और ज्यादा अपनी मार्केट वहां पर बढ़ानी है तो ये लीजिए पैसा। बट इनिशियली बहुत ही ऐसे कम इन्वेस्टर्स रहते हैं जो कि आपके स्टार्टअप्स को इस तरीके की फंडिंग प्रोवाइड करते हैं जहां पर उनका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट भी अभी रेडी नहीं होता है या किसी प्रकार का प्रोटोटाइप भी डेवलप नहीं हुआ होता है। तो जनरली क्या रहेगा, यहां पर कोई इनोवेटिव आइडिया अगर रहता है स्टार्टअप के पास और उनकी एलिजिबिलिटी वहां पर पूरी रहती है, तो वो इंक्यूबेटर्स के पास जाएंगे, अपना स्टार्टअप का वहां पर पिच इन करेंगे, फिर इंक्यूबेटर्स वहां पर डिसाइड करेंगे कि इन्हें फंडिंग वहां पर प्रोवाइड करनी है नहीं। और उसी के चलते जो हमने बात की एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी, उसकी स्थापना की जा चुकी है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड द्वारा, जो कि इस पूरी फंड की एग्जीक्यूशन और मॉनिटरिंग में यहां पर पूरा रिस्पॉन्सिबल रहेगी। ठीक है जी। तो बेसिक्स यहां पर जो एस्टिमेशन लगाई जा रही है कि 3600 एंटरप्रेन्योर्स को यहां पर ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगा थ्रू 300 इंक्यूबेटर्स इन द नेक्स्ट 4 years। तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके के पॉइंट्स। उसके अलावा जो एलिजिबिलिटी के बारे में यहां पर बात की गई थी तो वो हम ऑलरेडी स्टेटमेंट में डिस्कस कर चुके हैं। तो बेसिक सी बात क्या है, जो ये कमेटी है ये क्या करेगी, आपके जो इंक्यूबेटर्स रहेंगे जो कि आगे आपके फंडिंग करेंगे, उन्हें वहां पर
इवेल्युएट करेगी, उन्हें सिलेक्ट करेगी, जी हाँ हम आपको ये पावर देते हैं कि आप वहाँ पर स्टार्टअप्स आगे जाके वहाँ पर चूज कर सकते हैं। और सभी प्रकार के नेसेसरी मेजर्स यहाँ पर लिए जाएंगे ताकि जो फंड्स हैं उनकी एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो सके। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर यही है कि अब ये स्कीम लॉन्च तो की जा चुकी है, अब इसकी इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से की जाती है, किस तरीके से स्टार्टअप्स वहाँ पर चूज किए जाते हैं। तो जो हमारी स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट है वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो फ्रंट होम पेज पे ही आपको इस स्कीम का एक बार दिख जाएगा। उस बार पे जाइए और जितने भी पॉइंट्स वहां पर लिखे हैं उन्हें एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। एलिजिबिलिटी आपके इंक्यूबेटर्स की भी है यहाँ पर, आप वहां पे जाके उसे रेफर कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये थे आज के हमारे 5 क्वेश्चन। आई होप आपने से सभी ने अच्छे से परफॉर्म किया हो। जो भी आपका स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए, और अगर स्कोर नहीं आया है तो घबराने की बात नहीं है, कुछ चीजें यहाँ पर आपने गेन ही की हैं, उससे आपका फायदा ही हुआ है। और मोर ओवर आगे चलते हुए भी जब आप इन चीजों को दोबारा रिवाइज करेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एग्जाम में आपके ये हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है जी, अगली बात करें, इकोनॉमी का सेशन रहेगा कल। तो लास्ट वीक हमने एक्सटर्नल सेक्टर से रिलेटेड 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब वास्ट टॉपिक है तो एटलीस्ट 10 क्वेश्चन तो बनता है कि हम यहां से डिस्कस करें। तो अगले सेशन में मैं इसको करेक्ट कर देता हूं कि 5 क्वेश्चन और हम यहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ गुड नाइट।